सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चीजों को नोट करिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है रिविजन करिए। तो रिविजन आप तभी करिएगा गाइस जब चीजें आप नोट करेंगे। तो गाइस प्लीज आप लोग नोट बनाइए और चीजों को रिविजन करिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइस। तो ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए गाइस, इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि आज का हमारा सेट 15 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरआरबी एनटीपीसी सेट 15 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो कहते हैं वो विटामिन ए को कहते हैं, आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं गैस विटामिन बी। विटामिन बी क्या करता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी क्या करता है गैस, तो ये रक्त कोशिका के निर्माण में मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं गैस, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए को कहते हैं। रक्त कोशिका के निर्माण में जो मदद करता है वो कौन सा विटामिन करता है गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निर्माण में जो मदद करता है रक्त कोशिका की, वो विटामिन जो है बी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का कार्य क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त के थक्का बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है। तो रक्त के थक्का बनाने का जो काम होता है वो होता है विटामिन के का, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का थक्का बनाने का काम किसका होता है गैस, तो ये आपको याद रखना है कि ये विटामिन के का काम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैस विटामिन ई। विटामिन ई को जो है कौन सा विटामिन कहते हैं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो किसे कहते हैं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो कहते हैं वो विटामिन ई को भी कहते हैं। एक और विटामिन है जिसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ई को भी कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और उसका ध्यान रखना है आपको गैस कि विटामिन सी को भी कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है। तो ये कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो विटामिन ई और विटामिन सी दोनों को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस विटामिन के बारे में, कुछ बात करते हैं कि बताइए विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी गाइस। तो सबसे पहले विटामिन की खोज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन की खोज जो है वो फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था। और फंक ने जो है इसकी खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक ने इसकी खोज 1912 में किया था विटामिन का खोज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इतना चीज याद रखना है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए का जो है वो रासायनिक नाम क्या है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा कि रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेटिनॉल जो है ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियों से कितने नदी का उद्गम होता है। तो आपको बताना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है वो कितने नदी का उद्गम होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 नदी का, ऑप्शन बी 5 नदी का, ऑप्शन सी 3 नदी का, या ऑप्शन डी 8 नदी का। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है वो कितने नदी का उद्गम होता है गाइस, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी का उद्गम होता है। और इसमें बात करेंगे कौन कौन सी नदी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, कौन सी पहाड़ी से। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि दूसरा कौन सा है जिसका जो है उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो दूसरा आपको याद रखना है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी का जो उद्गम होता है ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और उसके बाद याद रखना है तीसरा आपका जोहिला नदी। जोहिला नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो जोहिला नदी का भी उद्गम जो होता है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये 3 नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है अमरकंटक की पहाड़ियों से।
उसके बाद बात करते हैं जो नर्मदा नदी है ये आपका किस साइड बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी जो है ये आपके पश्चिम की तरफ बहती है। ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी किधर बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद सोन नदी की बात करें गाइस, तो सोन नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी जो है ये किस ओर बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किधर बहती है गाइस, तो ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है और नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है गाइस, इसका जो है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था गाइस, जिसमें पूछा गया था कि कर्मनाशा नदी जो है ये किस नदी की शोक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोन की सहायक नदी के बारे में भी बात करेंगे कि सोन की सहायक नदी जो है ये कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोन की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सोन की जो सहायक नदी है वो रिहंद है। ठीक है, सोन की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिहंद नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिहंद नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है। दूसरा में आपको याद रखना है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी जो है, यहाँ पे गलती हो गया, इसको फिर से लिख लीजिएगा गाइस, कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है कि कर्मनाशा नदी ये जो है ये किसकी सहायक नदी है guys? ये भी सोन की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है कन्हार नदी। कन्हार नदी भी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी है। तो कन्हार और कर्मनाशा ये याद रखिएगा, ये किसकी सहायक नदी है, ये सोन की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं guys, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं। नर्मदा की सहायक नदी जो है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नर्मदा की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे गाइस। तो अगर नर्मदा की सहायक नदी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि नर्मदा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो नर्मदा की सहायक नदी वो कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनास नदी। बनास नदी जो कि राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किसकी सहायक नदी, बनास नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है गाइस सेर नदी। सेर नदी भी जो है ये किसकी सहायक नदी है, सेर जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है तवा नदी। तवा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तवा नदी जो है ये भी जो है सोन की सहायक नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद जो है आपको तीसरे नंबर पे याद रखना और कौन सी नदी है गाइस, दूधी नदी। दूधी नदी भी जो है ये किसकी सहायक नदी है, दूधी नदी भी जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी नदी है, ये गाइस ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सब जो है याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि खालसा पंथ की नींव निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने डाली थी। तो आपको बताना है कि खालसा पंथ की जो नींव डाली थी वो किस सिख गुरु ने डाली थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु रामदास या ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खालसा पंथ की नींव जो रखी थी वो गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी और ये कब रखी थी, 1699 में रखी थी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खालसा पंथ की नींव जो है इन्होंने कब रखी थी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1699 में रखी थी। और कब रखी थी गई, तो ये जो था ये बैसाखी का दिन था जब इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है किसका दिन था गई, तो ये आपको याद रखना है ये बैसाखी का दिन था। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और कब की थी, तो बैसाखी के दिन। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के रिलेटेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखना है कि ये जो है ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ये आपको ध्यान रखना है ये सिख के कैमे गुरु थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिख के अंतिम गुरु थे। और अगर पूछे कि ये सिख के कैमे गुरु थे, अगर अंतिम में ना देते तो कैमे गुरु थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिख के 10वें गुरु थे। ये 10वें और अंतिम गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। 10वें और अंतिम गुरु कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और दूसरा आपको याद रखना है कि 10वें भी गुरु थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है 10वें गुरु थे और अंतिम थे। अब बात करते हैं इनका जन्म। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पटना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनका जो जन्म है पटना में हुआ था, कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में जो है इनका जन्म पटना में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और 1708 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1708 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना। और जन्म जो हुआ था वो 1666 में हुआ था।
उसके बाद आपको याद रखना है कि जो नाम के अंत में जो सी शब्द रखने को कहा था वो किन्होंने कहा था, तो ये आपको याद रखना है कि नाम के अंत में जो सी शब्द रखने के लिए कहा गया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही कहा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाम के अंत में जो है सी शब्द का जो रखने को कहा था वो किसने कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाम के अंत में जो सी रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ये किनके किनके द्वारा कहा गया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम के अंत में सी कहा गया था रखने के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, और किनके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि पावल प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाट जाटिन लोक नृत्य कला शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की है। तो आपको बताना है कि जाट जाटिन जो लोक नृत्य कला शैली है वो किस राज्य की है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी मेघालय। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का जो लोक कला नृत्य है वो जाट जाटिन कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बिहार की लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार की लोक कला नृत्य शैली में कौन कौन सा नृत्य है जो कि बिहार की लोक कला नृत्य शैली है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है झिझिया। झिझिया जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि झिझिया जो है ये बिहार की लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। झिझिया के बाद आपको याद रखना है गाइस, ये और कौन सा है गाइस, तो ये है आपको याद रखना है कि गोदान। गोदान जो है ये किसके कहाँ के आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये बिहार का है। ये आपको याद रखना है कि गोधरा जो है ये कहाँ का है, ये आपको याद रखना है बिहार का है। उसके बाद बात करते हैं विदेशिया लोक कला नृत्य ये कहाँ की है, तो विदेशिया जो लोक नृत्य है ये कहाँ की है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदेशिया जो है ये बिहार की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विदेशिया कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये बिहार की है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कटघोरवा नृत्य। कटघोरवा नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कटघोरवा नृत्य जो है ये क्या ये कहाँ की है, तो ये भी बिहार की है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि इसमें जो है लकड़ी का जो है ना बांस का घोड़ा बनाया जाता है, उसके बाद इसको पहन करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसे ही कठघोरवा नृत्य कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा लोक कला नृत्य है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है नौटंकी। नौटंकी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद आपको याद रखना है रासलीला। रासलीला जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रासलीला जो है ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रासलीला के बाद आपको याद रखना है कजरी। कजरी जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से जो है इतना चीजों का आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं गुजरात का। गुजरात में जो है वो कौन कौन सा लोक कला नृत्य शैली है, जो कि सबसे पहले आपको याद रखना है गरबा, जो कि सभी को पता होगा गरबा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद आपको याद रखना है डांडिया। डांडिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है तलवार नृत्य। तलवार जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो गाइस आपको याद रखना है तलवार जो है ये साहस का प्रतीक है। तो तलवार जो है ये कहाँ का है, ये आपको याद रखना है गुजरात का। उसके बाद आपको याद रखना है पधा नृत्य। पधा नृत्य जो है ये कहाँ का गाइस, ये आपको याद रखना है ये भी गुजरात का है, ठीक है। उसके बाद मेघालय से बात करते हैं मेघालय का जो है आपको दो नृत्य याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा लाहो। लाहो जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो ये लाहो जो है ये मेघालय का है। उसके बाद आपको याद रखना है वांगला। वांगला जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो वांगला जो है ये मेघालय का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्व जो है वो रक्त में अवशोषित किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन बी यकृत के द्वारा, ऑप्शन सी बड़ी आंत के द्वारा, या ऑप्शन डी मुंह के द्वारा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अधिकतम पोषक तत्व जो है वो रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं गाइस, छोटी आंत में किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है छोटी आंत से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ पे स्थित होता है। तो गाइस सबसे जरूरी चीज है
अभी आपको फिगर देखना चाहिए। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका पेट है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये स्थित कहाँ रहता है, और ये जो है ये आपका जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बड़ी आंत है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि छोटी आंत जो है ये कहाँ स्थित होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत जो स्थित होता है वो कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि छोटी आंत कहाँ स्थित होता है गाइस, तो ये पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित होता है, तो पेट और बड़ी आंत के बीच में जो है कौन सा आंत स्थित होता है, छोटी आंत, ठीक है। तो पेट और बड़ी आंत के बीच में ये स्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेट और बड़ी आंत के बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है इसकी जो है बड़ी आंत के बीच में, उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई के बारे में भी पूछता है कि छोटी आंत की जो है ये लंबाई कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि छोटी आंत की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत की लंबाई जो है ये जो है इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो 6.5 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 6.5 मीटर जो है इसकी लंबाई है छोटी आंत की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत के जो है वो कितने भाग है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी आंत के जो है वो टोटल जो है कितने भाग है, छोटी आंत के टोटल 3 भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन-कौन सा भाग है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये है ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत का जो है ये कौन सा भाग है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ड्यूडेनम है, पहला आपको याद रखना है ड्यूडेनम। उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा भाग है, जेजुनम। ये सब छोटी आंत का भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरा जो है ये जेजुनम है। और तीसरा जो है वो कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये इलियम है, यानी कि छोटी आंत के 3 भाग है और तीनों का नाम क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब बात करते हैं कि डेडूनम, जेजुनम और इलियम कौन-कौन सा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे गाइस, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो इसका पार्ट है इसे हम डेडोनम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कौन सा पार्ट है, डेडोनम जो है ये वाला पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कौन सा पार्ट कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम जेजूनम के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कौन सा पार्ट कहते हैं, जेजूनम के नाम से जानते हैं। और जो सबसे आखिरी जो है ये वाला आपका है, ये वाला कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका इलियम है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके 3 भाग है, और 3 भाग कौन कौन से है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हिंदी में इधर उधर लिखा गया होगा तो उसे माफ करिएगा गाइस। बस हमारा जो हम आपको बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना है और नोट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी संगीत के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विज्ञान के क्षेत्र की बात करें गाइस, कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है ये भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया जाता है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है guys? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। उसका संगीत के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है guys? तो आपको याद रखना है ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान, जैसे आपके तबला वादक जो है ये जाकिर हुसैन हो गए या फिर पंडित रविशंकर हो गए, उन लोगों को जो है ग्रैमी पुरस्कार ही मिला हुआ है, जो कि ये लोग संगीत से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और सबसे पहले जो है ये किसे मिला था? तो मलयालम लेखक को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जो भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, बिहारी लाल को जो है सबसे पहले जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आप मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, गोविंद बिहारी लाल।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका नाम लिख दीजिएगा गाइस, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को पुरस्कार मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोविंद बिहारी लाल को जो है सबसे पहले पुरस्कार मिला था, और इनको जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1937 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, इनको पुरस्कार कब मिला था 1937 में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि गोविंद बिहारी लाल जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये पहले भारतीय थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहले भारतीय थे ना, इन्हें पुरस्कार मिला था। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो कब मिला था, तो 1937 में, जो कि पहले भारतीय थे। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वस्तु की मोटाई के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको वस्तु की मोटाई को मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलिपर्स का, ऑप्शन बी आमीटर का, ऑप्शन सी एनीमोमीटर का, या ऑप्शन डी ऑडियोमीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैलिपर्स से जो है वो वस्तु की मोटाई जो है वो मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आमीटर से, आमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो किससे मापन किया जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो आमीटर से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, तो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है गैस आमीटर से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गैस, आपको याद रखना है हवा की शक्ति और गति। हवा की शक्ति और गति का मापन जो है ये किससे किया जाता है गैस, तो हवा की शक्ति और गति का जो मापन किया जाता है वो एनीमोमीटर से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हवा की शक्ति और गति का मापन जो है ये किससे किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है हवा की शक्ति और गति का जो मापन होता है वो होता है एनीमोमीटर से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हवा की शक्ति और गति का मापन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑडियोमीटर से जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की, या ऑप्शन डी 2 प्रकार की। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कितनी प्रकार की रीट जारी की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से सबसे पहला जो है ये आपको याद रखना है कौन सी रीट जो जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहला रीट जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये रीट जारी की जाती है। आपको ध्यान रखना है कौन सी रीट जारी की जाती है, तो पहला आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा रीट है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है परमादेश। ठीक है, पहली कौन सी रीट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा है गाइस, दूसरा आपको याद रखना है परमादेश है। उसके बाद तीसरा जो है ये आपको याद रखना है उत्प्रेषण। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो रीत वो कौन-कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन-कौन सी रीत है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरा जो है वो आपका उत्प्रेषण है, तीसरा। उसके बाद बात करते हैं चौथा, चौथा कौन सा रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है निषेध। ठीक है, चौथा कौन सी रीट है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा जो है ये निषेध है। और उसके बाद पांचवा जो है सबसे आखिरी आपको याद रखना है, पांचवा जो है आपका कौन सा है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 5 प्रकार की रीट जो है ये जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा आपको याद रखना है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी की जाती है, जिसमें से सबका अलग अलग काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। यानी कि कौन सा है जिसको नरम दलीय नेता के तौर पर जो है नहीं जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एमजी रनाडे, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को जो है ये नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें कांग्रेस का जो है 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का जो 1905 में अधिवेशन हुआ था इसमें जो है दो इसमें बट गया था, जो कांग्रेस जो है दो इसमें बट गया था, जिसमें से पहला बटा था जो किसमें बटा था guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो बटा था जो कि गर्म दल में बटा था, और दूसरा जो है ये किसमें बट गया था, नरम दल में। ठीक है, तो कांग्रेस का जो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था
इसमें जो है दो भाग में बट गया था कांग्रेस, नरम दल और गरम दल, जिसे हम जानते हैं एक अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नरम दल को जो है उदारवादी के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, नरम दल को किस में जाना जाता है, उदारवादी के रूप में जाना जाता है। और अगर उग्रवादी की बात करें तो गरम दल को, ठीक है। तो कहीं कहीं पे गरम दल रहता है, कहीं कहीं पे उदारवादी या फिर उग्रवादी रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नरम दल को उदारवादी के नाम से और गरम दल को उग्रवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है ये आपके किस दल के नेता थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये आपके गरम दल के नेता नहीं थे, ये आपके नरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो है ये किस दल के नेता थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो नरम दल के नेता थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन उग्रवादी नेता थे और कौन उग्रवादी नेता नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस दल के नेता थे, तो ये भी नरम दल से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एमजी रनाडे, ये भी जो है ये किस दल के नेता थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, नरम दल के नेता थे। और उसके बाद बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है ये किस दल के नेता थे, तो ये थे गरम दल के नेता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, उसका जो है आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता, ये सब जो है ये नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में अगर बात करें तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। और भी नेता है जो कि गरम दल के नेता हैं, तो यहाँ पे जो है ये हम लिख दे रहे हैं गाइस, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि गरम दल के नेता के रूप में जो है किन्हें किन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल को भी जो है वो गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। बेसिकली इसे जो है सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे लाल हो गए, आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये जो है सामूहिक रूप से गरम दल के नेता है, जिसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद आपको याद रखना है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है गरम दल के नेता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उसका सही क्रम कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेद, आर्ण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है उपनिषद लिखा गया, फिर वेद, या फिर ब्राह्मण, या फिर आर्ण्यक लिखा गया। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि पहले वेद लिखा गया, फिर उपनिषद, फिर ब्राह्मण, या फिर आर्ण्यक। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद आर्ण्यक और फिर उसके बाद आपका रखना है उपनिषद। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, तो सबसे पहले वेद ग्रंथ लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद आपको याद रखना है आर्याक लिखा गया, उसके बाद आपको याद रखना है उपनिषद लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो आपको बताना है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का जो सर्वप्रथम किसने जो है वो प्रस्तावित किया था। तो आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, या ऑप्शन डी नील्स बोर ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पदार्थ के प्रारंभिक सिद्धांत का जो दिया था, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, वो जॉन डाल्टन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि इन्होंने कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1803 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, यानी 1897 में जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जो है ये किसकी खोज की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु मॉडल की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु मॉडल की जो खोज की थी ये किसने की थी, तो परमाणु मॉडल की जो खोज की थी ये रदरफोर्ड ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अगर बात करते कि इन्होंने परमाणु मॉडल की खोज कब की थी, तो 1911 में जो है इन्होंने परमाणु मॉडल की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना। अगर पूछे कि महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के नागपुर में है। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के नागपुर में है। जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश में, तो हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ है, मतलब उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, ये आपसे अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है ये आपको ध्यान रखना है एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? ये आपको ध्यान रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश में। मगर guys ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे गए, तो ये लखनऊ में जो है ये चौधरी चरण सिंह है। और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो है guys, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है ये कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है ये आपका जो है लाल बहादुर हवाई अड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, ये आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा हवाई अड्डा गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो है ये आपको ध्यान रखना है मैसूर हवाई अड्डा। मैसूर हवाई अड्डा जो है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैसूर हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है मैसूर हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैसूर हवाई अड्डा जो है कर्नाटक में। अगर बात करें कि मैसूर हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक के किस जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैसूर में ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के मैसूर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं गाइस। मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सा हवाई अड्डा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है ये है आपका खजुराहो हवाई अड्डा। तो खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिला में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में जो है ये क्या कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है विधानसभा की संरचना के बारे में जो है वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विधानसभा की संरचना का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि विधानसभा की संरचना का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 170 में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा की संरचना का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 170 में किया गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में जो है ये किया गया है राज्य के विधान मंडलों के गठन के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य के विधान मंडल के गठन के बारे में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि गठन का प्रावधान जो है किसमें, तो राज्य के विधान मंडल के गठन का प्रावधान जो दिया गया वो अनुच्छेद 168 में दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य के विधान मंडल के गठन का प्रावधान जो दिया गया वो किसमें दिया गया, तो राज्य के विधान मंडल के गठन का प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 168 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद
बाद बात करते हैं गाइस, ये आपको याद रखना अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 जो है ये किससे संबंधित है, तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि राज्य के महाधिवक्ता से जो संबंधित है वो अनुच्छेद जो है 165 है, ये आपको ध्यान रखना है। महाधिवक्ता से जो संबंधित है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, महाधिवक्ता से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 165 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कौन सा युग्म सही है, तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो है वो कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही है, यानी कि इसमें से कोई तीन कथन जो होगा जो कि गलत होगा और कोई एक जो है ये सही होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक में जो है वो लैंगिक जनन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो है अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर जो ये कोशिका का जो है कथन कैसे सही होता है, तो अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में जो है कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, जो कि इसमें मोटी नहीं होती है गाइस। इसमें जो है क्या होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसमें जो है पतली होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से ये बनता। तो जरूरी नहीं था आपको यहाँ पे ये दे देता कि प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है। तो ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक के बारे में कौन सा कथन सही है, जो कि है ऑप्शन डी। अगर इसको कथन को सही होता तो और किस तरीके से सही होता, तो अगर हम बात करें इसमें बोला है कि प्रोकैरियोटिक में एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, जो कि ये गलत है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक में जो है वो कितने गुण पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है, जो कि आपको लिखना है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन है नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1903 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1905 में या ऑप्शन डी 1899 में। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि रेलवे बोर्ड का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रेलवे बोर्ड का जो हुआ राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे बोर्ड का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1950 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1905 में स्थापना हुआ था और 1950 में जो है ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। उसका जो है सबसे पहली ट्रेन जो है शुरुआत हुई थी ट्रेन की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी गाइज, वो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी गाइज, जो यानी कि सबसे पहले ट्रेन जो है वो कब चली थी गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली ट्रेन जो चली थी गाइज, ये आपको ध्यान रखना है 1853 में जो है सबसे पहली ट्रेन चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेन जो सबसे पहले चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेन सबसे पहले कहाँ चली थी गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुंबई और ठाणे के बीच जो है ये ट्रेन सबसे पहले चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई और ठाणे के बीच जो है ये ट्रेन कब चली थी गाइस, तो 1853 में, जो कि सबसे पहली ट्रेन थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेन जो है वो टोटल कितना चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेन चली थी वो टोटल 34 किलोमीटर चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। कितना किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर जो है ये चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है इसमें इस ट्रेन में जो है वो टोटल कितना डब्बा था गाइस, तो 34 किलोमीटर चली थी और प्लस आपको याद रखना है कि इस ट्रेन में जो है टोटल 14 डब्बा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इस समय जो है ट्रेन जो शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस समय किसका शासन काल था, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो शासन काल था वो लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब पहली ट्रेन जो चली थी वो किसके समय में चली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के जो समय में है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहली ट्रेन चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली ट्रेन चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये 1853 में थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बीच चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पहली ट्रेन चली, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब पहली ट्रेन चली थी उस समय किस ब्रिटिश का शासन चला था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से रेशेदार दिखाई देने वाले मेंग को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेंग होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्तरीय मेंग, ऑप्शन बी पछाड़ मेंग, ऑप्शन सी वर्षा स्तरीय मेंग या ऑप्शन डी कपासी मेंग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेंग है उसे क्या कहते हैं, तो पछाड़ मेंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस जो पछाड़ मेंग का जो है ये निर्माण कैसे होता है गाइस, अगर हम बात करें कि पछाड़ मेंग का जो है ये निर्माण कैसे होता है, तो बर्फ के क्रिस्टल से जो इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पछाड़ मेंग की बात करते हैं गाइस कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो गाइस आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण होता है ये बर्फ के क्रिस्टल से होता है। इसका निर्माण जो है पछाड़ मेंग का कैसे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बर्फ के क्रिस्टल से जो है किसका निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बर्फ के क्रिस्टल से जो निर्माण होता है वो पछाड़ मेंग का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्फ के क्रिस्टल से जो है किसका निर्माण होता है गाइस, तो पछाड़ मेंग का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पछाड़ मेंग का। उसके बाद है आपको इंपॉर्टेंट लाइन एक और याद रखना है कि मोती का माता जो है ये किस मेंग को कहा गया, तो पछाड़ मेंग को जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है मोती का माता कहा गया, क्योंकि ये वायुमंडल की सबसे ऊंची होती है, ऊंचाई पे जो है ये मेंग होती है, इसी वजह से ये रेशेदार दिखाई देती है और बहुत पतली होती है। ठीक है, तो मोती का जो है माला किसे कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है, मोती का माता, सॉरी। तो मोती का जो माता कहा गया है गाइस ये पछाड़ मेंग को कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने किसकी रचना की है। तो आपको बताना है कि कालिदास ने जो है ये किसकी रचना की है। तो आपके ऑप्शन है महाभाष्य की, ऑप्शन बी मेघदूत की, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी की या ऑप्शन डी रामचरितमानस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास के द्वारा जो रचना की गई थी वो मेघदूत पुस्तक की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई, कालिदास के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। महाभाष्य जो है ये जो है पतंजलि ने जो है किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि के द्वारा जो पुस्तक की रचना की थी गई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये की गई थी महाभाष्य। उसके बाद जो है अष्टाध्यायी, ये जो है इसकी रचना किसने की थी, तो पाणिनि जो है ने जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की। और रामचरितमानस जो है इसकी रचना किसने की थी, तो तुलसीदास ने। तुलसीदास ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस की जो है रचना किसने की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। या तुलसीदास ने जो है तुलसीदास जो है ये किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जो है ये रामचरितमानस की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रकृति है जिसमें विद्युत चुंबकीय होता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है बीटा किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन सी अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें या ऑप्शन डी कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबकीय में होता है जो गाइस एक्स किरणें होता है और गामा किरणें होती है। तो ये 2 किरणें जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किसमें होती है, तो विद्युत चुम्बकीय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि पर्वतों को उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो मार्ग बन जाते हैं वो पर्वतों के उन अंतराल को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है दर्रा, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी पठार या ऑप्शन डी टिब्बा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो पर्वत, इस साइड से पर्वत और इस साइड से पर्वत, इस साइड छोटा सा जो रास्ता बन जाता है इसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो इसे जो हम कहते हैं इसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होगा गाइस। तो अगर हम बात करें दर्रा के बारे में, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जो जिला दर्रा हो गया या फिर पीर पंजाल दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, तो ये सब जो है पर्वत का जो अंतराल हुआ, यानी दो पर्वतों के बीच का जो मार्ग होता है उसे ही दर्रा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पर्वत पे जो है कितनी जनसंख्या निवास करती है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत पे जो है ये कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 1% जनसंख्या जो है निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व की 1% जनसंख्या, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी करती है guys, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व की 1% जनसंख्या जो है निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निवास करती है किस पे गाइस, पर्वत पे। तो विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है, और वो कहाँ करती है गाइस, तो 1% जनसंख्या जो है निवास करती है पर्वत पे, ठीक है, निवास करती है पर्वत पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको एक और पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1% जनसंख्या निवास करती है पर्वतों पर, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पर्वतों की जो गणना की जाती है वो किससे की जाती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्वतों की गणना जो है वो द्वितीय श्रेणी में की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्वतों की गणना जो है किसमें की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है कि पर्वतों की जो गणना है ये द्वितीय श्रेणी में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पर्वतों की गणना जो है वो किस श्रेणी में की जाती है। तो पर्वतों की गणना जो है ये द्वितीय श्रेणी में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है किस श्रेणी में की जाती है। तो द्वितीय श्रेणी में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा जो है वो कौन सी है। तो आपको बताना है सबसे तेज महासागरीय जलधारा जो बहती है वो कौन सी जलधारा है। तो आपके ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी बेंगोला जलधारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर जलधारा, या ऑप्शन डी क्यूराल जलधारा। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे तेज जो बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात करें कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो ये कहाँ से शुरू होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेक्सिको से शुरू होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से शुरू होती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेक्सिको, ये जलधारा कहाँ से शुरू होती है, तो मेक्सिको से शुरू होती है। ये आपको ध्यान रखना है ये जलधारा कहाँ से शुरू होती है, तो मेक्सिको से शुरू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जो जाना जाता है ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है गाइस कि यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो है इतना पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो गाइस ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 15 जो है समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये आपको 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है वो पता था। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।